Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is structure of transfer RNA or tRNA. This is very important topic for exam point of view. Question has been asked from this topic in many times, and in future also you will see question from this part. Therefore watch the video till the end to learn all the points related to this topic. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए और टीआरएनए। इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बहुत ध्यान से देखना है, सब बातें एंड तक वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएंगी कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यही सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। माई नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसे होती है। देखो, सबसे पहले तो ट्रांसफर आरएनए होता है, इसके बारे में किसने बताया था? फ्रांसिस क्रिक ने। क्या बताया था? प्रेजेंस ऑफ एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन ये होती है, जेनेटिक कोड होता है, उसको रीड करने का काम कौन करवाता है बेटा? ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। तो इन्होंने बताया था कि जो एमआरएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है अमीनो एसिड के जो चेन बनती है, प्रोटीन्स बनते हैं उनसे, तो उस अमीनो एसिड के कौन सी चेन में कौन सा अमीनो एसिड आने वाला है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाला जो है टीआरएनए इस काम को करता है, ट्रांसफर आरएनए इस काम को करने का यहाँ पे जिम्मेदारी उसकी की होती है। तो फ्रांसिस क्रिक ने बता दिया था कि एडेप्टर मॉलिक्यूल है जो एडेप्ट करवाता है कि अमीनो एसिड और एमआरएनए के बीच की रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करवाने में, रीड करके अमीनो एसिड की चेन को ग्रो करवाने में कौन रोल प्ले करता है? एडेप्टर मॉलिक्यूल। और ये कौन था? टीआरएनए। तो इसके बारे में बताया था फ्रांसिस क्रिक ने। टीआरएनए को सोल्यूबल आरएनए बोला जाता था इससे पहले, ट्रांसफर आरएनए से पहले इसको सोल्यूबल क्यों बोलते थे? क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है और ये जो है सोल्यूबल फॉर्म में मिल सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सोल्यूबल आरएनए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सोल्यूबल आरएनए। अब इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए इसका नाम हो गया है। नाउ अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया था होले के द्वारा। होले साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, वो 2 डायमेंशनल मॉडल डिस्क्राइब किया था। और क्लोवर लीफ, एक यहाँ पे क्लोवर प्लांट होता है, उसके लीफ के जैसा ये दिखाई देता है, उसकी लीफ के जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसका लीफ कुछ ऐसा होता है इस तरह से, और ये उसके जैसा दिखाई देता है स्ट्रक्चर 2D का। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। क्या बोला जाता है इसको? क्लोवर लीफ लाइक दिखाई देता है 2D में। 3D में कैसा दिखता है? इन्वर्टेड एल शेप। किसका दिखता है बेटा? इन्वर्टेड एल शेप। कैसा दिखता है? इन्वर्टेड एल शेप, जो कि बहुत जो है साइंटिस्ट ने बाद में जो है इस पर काम किया, 3D स्ट्रक्चर जो देख पाए थे, तो उन्होंने इन्वर्टेड एल शेप इसको देखा था। होले ने कैसे देखा था? 2D मॉडल बताया था, क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ से क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो हमने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है बेटा टीआरएनए का, वो क्लोवर लीफ मॉडल ही बनाया है। ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आपको यहाँ पे कहीं कहीं पे ये कैसा दिख रहा है? जैसे कि डबल स्ट्रैंड बन गए हो। ये डबल स्ट्रैंड क्या हुआ बेटा? ये सिंगल स्ट्रैंड था इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा बना? कहीं कहीं पे डबल स्ट्रैंड बन गया, जैसे यहाँ देख रहे हो, और कहीं कहीं पे नहीं बन पाया, वहाँ पे क्या बन गए बेटा? लूप बन गए। तो 2 तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए में। वैसे सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन कहीं कहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आमने सामने आ गए, तो उनके अंदर बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से वहाँ तो डबल स्ट्रैंड बन गया। जहाँ पे बेसिस सामने जो आए वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे, वहाँ पे क्या बन गए बेटा? लूप। वहाँ पे ऐसे रीजन बन गए जो कि डबल स्ट्रैंड नहीं बना पाए, उनको क्या बोला गया? लूप। तो यहाँ पे 3 बेसिक लूप दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। 3 लूप कौन कौन से, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आ गई, तो वहाँ पे तो डबल स्ट्रैंड बन गया, लेकिन जहाँ पे नहीं आ पाए ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, वहाँ पे लूप्स का फॉर्मेशन हुआ। तो लूप क्या होते हैं टीआरएनए पे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? जहाँ पे ऐसे बेसिस आ गए जिसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे बेसिस आमने सामने, तो वहाँ पे लूप बन गए, और बाकी एरिया में जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री आ गए वहाँ पे डबल स्टैंड बन गया। तो देखो, ये यहाँ से शुरू होता है 5' एंड से, और यहाँ से होते हुए अगर जाओगे तो आप ऐसे होते हुए, तो ये कंप्लीट आपका टीआरएनए है 3' एंड तक। 5' एंड पे कौन सा बेस मिलता है? ग्वानिन। कौन सा मिलता है? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। कौन सा मिलता है? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। तो 5' एंड पे कौन सा मिलता है? ग्वानिन। कैसे याद रखोगे? 5 और जी, देखो ठीक है, तो ये 5 के जैसा ही है, जी कैसा है? जैसे 5 बनाते हैं वैसा ही है। तो 5 हम ऐसे बना देते हैं, तो हमने क्या किया है? जी को हम ऐसे कर देते हैं, तो इसी 5 को हमने थोड़ा मोड़ दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ग्वानिन होता है।
दूसरा एंड इसका 3 डेज एंड, जहाँ पे क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, कौन सा, साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन वाई न्यूक्लियोटाइड, कौन कौन से, CCA सीक्वेंस, क्योंकि 5 to 3 में ही पढ़ते हैं हम हमेशा। तो साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन प्रेजेंट होता है 3 डेज एंड के ऊपर। ये दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले 5 डेज एंड पे ग्वानिन होता है न्यूक्लियोटाइड, और 3 डेज एंड पे साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन स्पेसिफिक यहाँ पे पेयर मिलता है इन तीनों का। तो यहाँ पे 3 डेज एंड पे मिलता है। अब देखते हैं 3 डेज एंड का काम क्या है, अमीनो एसिड को जोड़ना। तो टीआरएनए जब ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है रेप्टर मॉलिक्यूल की तरह, ये अमीनो एसिड लेकर के आता है। तो कौन सा अमीनो एसिड यहाँ 3 डेज एंड पे लगेगा, ये इसे कौन बताएगा बेटा, एंटी कोडोन लूप। एंटी कोडोन लूप क्यों बताएगा, क्योंकि जो कोडोन होगा जेनेटिक कोड होगा एमआरएनए में, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एंटी कोडोन में होता है, और ये इसके अकॉर्डिंग ही अमीनो एसिड यहाँ पे लगाते हैं 3 डेज एंड के ऊपर टीआरएनए। तो एंटी कोडोन में जो सीक्वेंस होगा उसी टाइप का यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा, अमीनो एसिड 3 डेज। तो दो बातें हमने देखो क्या समझिए, एक तो 3 डेज एंड का फंक्शन क्या है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, ये अमीनो एसिड को यहाँ अटैच करके लाता है जब ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल। किसके अकॉर्डिंग बाइंड करता है, एंटी कोडोन लूप के अकॉर्डिंग। एंटी कोडोन में जो कोडोन यहाँ पे कोडोन के अगेंस्ट एंटी कोडोन होता है, वही अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच होता है। फिर हम देखते हैं बेटा यहाँ पे एक लूप तो हमने एंटी कोडोन लूप देख लिया है जो कि नीचे की तरफ होगा, और एंटी कोडोन लूप जो है बाइंड्स विद द कोडोन ऑफ एमआरएनए के साथ बाइंड करता है। इसमें लगभग 7 बेसिस आते हैं बेटा, लगभग 7 बेसिस होते हैं। तो ये 7 बेसिस में 3 कौन से होते हैं, एंटी कोडोन बनाने वाले से 1 2 3 ये वाले। अब हमने ये क्या लिखा है, देखो NODOC, ये कोडोन का उल्टा है बेटा। कोडोन का उल्टा क्यों है, क्योंकि इसको रिवर्स कर दिया गया है, तो NODOC लिख दिया है। तो आप राइट साइड से पढ़ेंगे तो कोडोन ही होगा, ये नोडोक लिख दिया है, तो क्योंकि ये एंटी कोडोन है, एंटी कोडोन, कोडोन का एंटी कोडोन क्या होगा, नोडोक लिख दिया है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये 3 बेस का पेयर होगा यहाँ पर भी, जैसे कोडोन में 3 होते हैं वैसे न्यूक्लियोटाइड का पेयर यहाँ पे 3 होगा, तो इसे नोडोक बोल देते हैं। और यही बताएगा कि कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 लूप और हैं, एक 5 डेज एंड की तरफ है। 5 डेज एंड से आएंगे तो पहला लूप आएगा DHU लूप, दूसरा लूप होगा 3 डेज एंड से आओगे तो वहाँ से T5C लूप। तो DHU लूप 5 डेज एंड की तरफ है, ठीक है। 5 डेज एंड की तरफ कौन सा है, DHU लूप है बेटा। DHU लूप का काम क्या है, बाइंड्स विद एंजाइम अमीनो एसाइल सिंथेटेज। एक एंजाइम होता है ट्रांसलेशन में जो कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में रोल प्ले करता है। जब अमीनो एसिड टीआरएनए से बाइंड करेंगे ना, उससे पहले एक्टिवेट किए जाते हैं। तो कौन करता है एक्टिवेट, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। इसके बारे में हम कैसे फंक्शन करता है, जब हम ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम डिस्कस भी करेंगे, तो हम समझेंगे इसको। तो ये सेम एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है पहले, और ये कहाँ पे बाइंड करेगा, DHU लूप के साथ, और फिर ये अमीनो एसिड को यहाँ 3 डेज एंड पे पहुँचाने का काम करेगा। जो 3 डेज एंड की तरफ लूप उसे क्या बोलते हैं, T5C लूप बोलते हैं बेटा। T5C लूप का काम क्या है, देखो ये राइबोसोम की लास्ट सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। और आपको पता है यूकेरियोट्स में कौन सा टाइप ऑफ राइबोसोम मिलता है, ATS। ATS की लास्ट सब यूनिट कौन सी होती है, 60S। तो ये 60S सब यूनिट के साथ बाइंड करने का काम करता है, दैट इज T5C लूप। कौन सा, T5C लूप। तो T5C लूप जो है ये राइबोसोम की लास्ट सब यूनिट के साथ बाइंड करता है, स्टेबलाइज करता है टीआरएनए को ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। क्योंकि आपको पता है ट्रांसलेशन में राइबोसोम का भी काम है, टीआरएनए का भी काम है। तो राइबोसोम के साथ टीआरएनए कहाँ से बाइंड करेगा, कौन से लूप से बाइंड करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, T5C लूप। अमीनो एसाइड सिंथेटेज एंजाइम कहाँ बाइंड करेगा, DHU लूप साइड पे। अमीनो एसिड कहाँ बाइंड करेंगे, 3 डेज एंड पे। सीक्वेंस 3 डेज एंड पे कौन सा है बेटा, CCA सीक्वेंस है। और एंटी कोडोन लूप जो है, ये एंटी कोडोन लूप किससे बाइंड करेगा, कोडोन ऑफ एमआरएनए के साथ। यहाँ पे बेसिस का नंबर दे रखा है, देखो एंटी कोडोन में 7 बेसिस हैं, T5C में लगभग 7 बेसिस होते हैं, और DHU में 8 to 12 बेसिस होते हैं। ये नंबर इतना काम का नहीं है। इसके अलावा एक और यहाँ पे आर्म के जैसा छोटा सा पार्ट दिखता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा आर्म। इसका क्या फंक्शन है अभी तक नहीं पता है साइंटिस्ट को, ये अभी तक पता नहीं कर पाएंगे एक्स्ट्रा आर्म जो बना है ये क्या काम करता है, या सब तरह के टीआरएनए में बनता है या नहीं बनता है, ये भी अभी तक नहीं पता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोवर लीफ मॉडल, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड था, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है, जो कि एक दूसरे के आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री हो गया और लूप बन गए, जिसमें 5 डेज एंड की तरफ आएंगे सबसे पहला लूप DHU लूप आएगा, 3 डेज एंड की तरफ से सबसे पहला लूप T5C लूप आएगा, और दोनों के बीच में कौन सा आएगा, एंटी कोडोन लूप।
तो यहाँ पे जो है हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे और डिफरेंट पार्ट्स के हमने फंक्शन देखे हैं कैसे टीआरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर मिलते हैं। बेसिस फाउंड इन लूप्स आर इनोसिन, स्यूडोयूरासिल और डाईहाइड्रोक्सीयूरिडिन, DHU, इसलिए इसका नाम बना है DHU, डाईहाइड्रोक्सीयूरिडिन लूप है ये वाला DHU के अंदर। इनोसिन मिलते हैं लूप में, स्यूडोयूरासिल, तो किसी बेस के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, किसी के साथ ये पेयरिंग नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पे डबल स्ट्रैंड ना बन के कैसे बन गए, लूप की फॉर्म में दिखाई दिया है आरएनए, इसीलिए इसी वजह से लूप की फॉर्म में दिखाई दिया है आरएनए। इनोसिन बेसिस है या स्यूडोयूरासिल है या डाईहाइड्रोक्सीयूरिडिन यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप और इसका डायग्राम देखना चाहेंगे बेटा एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ जो है किस तरह का डायग्राम आपको टीआरएनए का दिखाई देगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर हम देख लेते हैं, इस तरह का डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाया है जो कि 3D डायग्राम बनाया है बेटा इसका। और इस 3D डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं ये एमआरएनए दिखाया है और ये इसका एंटीकोडॉन दिखाया है। ये 3' एंड है जहाँ पे यूनिवर्सिटी बाइंड है और ये 5' एंड है। तो ये टीआरएनए का जो है इन्वर्टेड एल शेप का स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड एल आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो है 3D मॉडल यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन हमने कौन समझा है 2D मॉडल। तो 3D इसी का जो है मॉडिफिकेशन होकर 3D मॉडल बनता है जो कि इन्वर्टेड एल शेप में होता है, ये याद रखना है। और क्लोवर लीफ लाइक कौन सा होता है 2D मॉडल। तो जितनी बातें हमने बेटा डिस्कस की हैं एग्ज़ाम में, सब बातें एग्ज़ाम में आई हुई हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया है। सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है। अगर आपको बातें समझ में आ गई हैं, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कैसा आपको वीडियो लगा है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।